तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द लेक्चर को हर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम अपन पूरा मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक करने वाला है। आज इसका पार्ट 1 अपन करने वाले हैं मेरे भाई। इसका पार्ट 1 करेगा, इसको 2 3 4 पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट कर देगा भाई। नोट्स के साथ करेगा, ठीक है भैया। कंप्लीट रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, इसकी गारंटी है। अगर आप पास होना चाहते हैं या फिर भैया 90% तक स्कोर करना चाहते हैं, 90% तक आपका स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। सारे क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। पेपर के बाद में आप मिला लेना। 3 4 यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, मत्स्य हो गया, और मेरे भाई ये सीकर की कौन सी है, सीकर और शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो गई, इधर भरतपुर से हो गई, कोटा से हो गई। इन सभी का सिलेबस एक ही है, टॉपिक मैच कर लेना बस, और कुछ भी नहीं। अपन पढ़ने वाले हैं भैया विश्लेषिक फलन, यूनिट फर्स्ट है विश्लेषिक फलन। अपन पढ़ेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट रिवीजन विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में 100% आएंगे, उन्हीं का रिवीजन करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, और मैं आपको इतना बता दूं, ये जो पीडीएफ की जो नोट्स है आपको कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। कमेंट कर देना, आपको कमेंट करना पड़ेगा हमको नोट्स चाहिए, ठीक है। बता देना कमेंट में नोट्स चाहिए, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आप ये नोट्स खुद भी पढ़ सकते हैं फिर से दोबारा से, एकदम फ्री में होगा मेरे भाई, एकदम फ्री। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक से अपन बात करेंगे। 2 मिनट के लिए बातें हो चुकी। अगर आप इस वीडियो को एक साथ नहीं देख पाते हैं तो आप बाद में देख लेना। आप अगर आपको स्पीड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, 2x पर भी देख सकते हैं आप। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देख कर चले जाते हैं तो 100% है कि आप पास हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं भैया विश्लेषिक फलन, एनालिस्टिक फंक्शन की बात करते हैं। इसमें नंबर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। देखो भैया, ये कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो बिलोंग करते हैं होल नंबर में, ये बिलोंग करते हैं इसमें, ये इसमें करते हैं, और ये जो सारे जो नंबर होते हैं वो मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होते हैं। सारे जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना मेरे भाई। बात करते हैं मेरे भाई प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं की। भाई एन पर क्या है, एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा मेरे भाई। वोल नंबर क्या होगा भैया, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, बस इतना ही फर्क है। पूर्णांक संख्या इनको इंटीजर बोलते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तो जाएगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव और के साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नंबर लाइन हो गई ना ये, इन्फिनिटी से माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है भाई। ये पूरी इसी के अंदर आती है, कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। तो बात करते हैं मेरे भाई परिमेय संख्या की। क्यों बोल दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोल दो रेशनल नंबर, यानी P/Q के रूप में। Q को ओपन 0 क्यों नहीं रख सकते, बता सकता है कोई? क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी अगर Q को 0 रख देंगे तो। रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है बेटा भाई। सी बोलो तो अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। किसके बारे में, इसके के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ भी नहीं समझ में आया आपको तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें रूप में अपन लिख सकते हैं, जहाँ एक्स और वाई है वो रियल नंबर ही होगा। तो मेरे भाई सम्मिश्र संख्याओं की बात कर लेते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कर देता हूँ, देखो मेरे भाई, सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है मेरे भाई। हम इसको सी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इस तरह से x प्लस आईटा वाई के रूप में लिख सकते हैं। अब जहाँ x और y क्या होगा, रियल नंबर से ही तो बिलोंग करेगा,
अब आयोटा की बात कर लेते भाई। आयोटा नेगेटिव के अंदर अगर कोई संख्या है वो अंडर रूट के अंदर हो, अंडर रूट के अंदर है तो उसको अपन आयोटा लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो -1, क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। और भैया आयोटा की पावर 4 कितनी होती है? 1 होती है। और ये भी याद रखना 1 आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल में काम आ जाता है। इसके बिना काम से भी अपन मेथड बहुत हो गए करने के लिए, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट यही रहेगा आपके लिए। ठीक है भाई, अब एग्जांपल से समझा देता हूँ। आयोटा की पावर 2023 है प्लस 1 आयोटा की पावर 2023 है। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे भाई आयो इससे सिंपल तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें क्या करो आप 4 से डिवाइड कर दो, कोई भी हो 4 से डिवाइड कर देना है सिंपली। क्यों भाई 4 से? क्यों क्या? क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या हो रही है भैया? 1 हो रही है ना, तो 1 हो रही है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, शेषफल 3 आएगा। तो 3 आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 3 अपन ने पढ़ा था 1 आयोटा क्या होता है भैया? माइनस आयोटा ही तो होता है। तो माइनस से कैंसिल नहीं हो जाएगा कि दोनों से? सॉल्यूशन दो तरह से है, दोनों सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। आयोटा की पावर 2019 हो गया, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, 4 से डिवाइड करना, आयोटा की फॉर्म में लिखना है। चलो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, संख्याओं का संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेटेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो संयुग्मी है उसको जेड बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे जेड की वैल्यू x प्लस में आयोटा y है तो मेरे भाई जेड बार होगा वो माइनस होगा, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको नेगेटिव कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है अपने यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, चल नोट लगा के आपको बात बता रखी है कि Z1 प्लस में माइनस में Z2 की वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट बोले तो बार बोल सकते हैं अपन इसको। Z1 का बार प्लस माइनस का Z2 का बार, ये दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, डॉट में भी अलग अलग हो जाएगा, बार का भी बार करेंगे तो भैया वो Z1 ही आ जाएगा। डिवाइडेशन में भी सेम टू सेम इसी प्रकार से आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात अपनी आ जाती है मेरे भाई, तो इसको अपन कर सकते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये ध्यान रख लेना आप। चलो ये एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा आप। एग्जाम्पल क्या है? जेड की वैल्यू अपन को ये दे रखी है 3 प्लस में 4 आयोटा है। जेड बार क्या होगा निकाल सकते हैं आप, 3 माइनस का 4 आयोटा, बिल्कुल सिंपल है। अगर जेड की वैल्यू ए है तो जेड बार भी ए ही होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत वाली? क्यों जेड बार ए क्यों होगा? क्योंकि अपन इमेजिनरी पार्ट तो सेम ही है। इधर देखो 3 तो सेम ही है ना, तो ये 3 है, इस तरह कुछ प्लस में आयोटा 0 हो सकता है, आयोटा वाला ही चेंज होता है मोस्ट इसके अंदर। बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। काल्पनिक अक्ष लेंगे और भैया वास्तविक अक्ष की बात करेंगे। ये जो एंगल हो गया इसको थीटा एंगल कोणांक हो गया। ये मेरे भाई कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस लेंगे तो वो ये हो जाएगा। इसको आर्गेन्स तल कहते हैं, सम्मिश्र तल या गाउसियन समतल भी इसको कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक नंबर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है वो मोड जेड इंपोर्टेंट हो सकता है मेरे भाई, ये इंपोर्टेंट हो सकता है, इंपोर्टेंट हो सकता है, आप जरूर याद कर लीजिएगा इसको। बात करते हैं जो कोणांक है आपका, जो कोणांक आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स y अपॉन एक्स। कहाँ से आया मेरे भाई, ये बता सकते हैं क्या कोई? चलो एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं मैं आपको, इधर देखिएगा। ये देखो मेरे भाई थीटा, ये ट्राइंगल बन रहा है क्या अपना? ट्राइंगल है क्या ये? इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा निकालो आप। टेन थीटा क्या होता है? थीटा के सामने भैया टेन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? परपेंडिकुलर ये होगी ना लंब बटा आधार। आधार क्या है मेरे भाई? एक्स। तो भैया टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स हो जाएगी, तो टेन उधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था, और रियल में जो कंसेप्ट है यूज होता है वो भी यही है मेरे भाई।
तो मेरे यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू कहाँ क्या वेरी करेगी, जेड का काल्पनिक भाग हो गया, वास्तविक भाग हो गया, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको याद करने के लिए बेस्ट रहेगा मेरे भाई। ध्रुवीय निर्देशांकों में बात करते हैं, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है? ये भैया वेक्टर से लिया गया है, वेक्टर तो सभी ने पढ़ा होगा ना, वेक्टर से ही तो लिया है। देखो इस चित्र में देखो भैया, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, अगर ये वेक्टर में आर ले लेता हूँ, ये वेक्टर अगर आर वेक्टर है तो इसका जो क्षैतिज घटक आर कोस थीटा होगा और परपेंडिकुलर जो घटक है वो आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई ये एक्स सेम टू सेम वही बात है। तो देखो भैया आर कोस थीटा आर साइन थीटा, मोड ऑफ जेड की बात कर लेता हूँ। मोड ऑफ जेड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा मेरे। तो मोड आर की वैल्यू जेड आर हो गई। तो थीटा की वैल्यू ये होती है, एक्स और वाई का मान पुट करेंगे इसके अंदर, तो मेरे भाई ये थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के बराबर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देखो ये एक्स और वाई की वैल्यू वही सेम रहेगी, तो जेड की वैल्यू ये होगी ना। यूलर फॉर्म में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह से कोई दे रखा हो, इस तरह से कोई दे रखा हो, तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया। अब इस देखो भैया, काल्पनिक अक्ष हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ में अंदर, इसमें याद रख सकते हो आप प्लस प्लस, इसमें एक पहला वाला माइनस प्लस कर दो, डबल माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो, ठीक है। इस क्यों भैया? इसके अंदर कोई एंगल थीटा है अपने पास, तो मेरे यहाँ पर क्या होगा? पाई माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे ऊपर वाले। इस ऊपर वाले को भी क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऊपर का, देखो इसको बोलेंगे भैया ऊपर का ऊपरी अर्ध समतल, अपर हाफ प्लेन हो गया। थर्ड और फोर्थ को निम्न अर्ध समतल बोलते हैं। वन और फोर्थ को दायां अर्ध समतल, वन और टू और थर्ड को बायां अर्ध समतल। ये आपके लिए पढ़ सकते हैं आप इसके अंदर। नोट लगा के बात लिखी गई है मेरे भाई, नोट लगा के बात लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। Z1 प्लस में Z2 है, इनका दोनों का मोड लेंगे, वो अलग अलग मोड लेंगे, वो भैया बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसमें जब नेगेटिव की जो संख्याएं ले ले, कोई भी नेगेटिव संख्या रखकर देख सकते हो आप, एक नेगेटिव रख लो, एक पॉजिटिव रख लो, आप देख सकते हो रख करके। Z1 माइनस Z2 ले लो, इसकी जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू होगी Z1 प्लस में Z2 के। ये तो आपको पता ही है, नेगेटिव घटाएंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव में चक्कर पड़ जाता है भैया। वह पॉजिटिव संख्या ले लो, मतलब कि 2 ले लो, 5 ले लो, इसके अंदर नेगेटिव बोलो तो एक 2 ले लो, एक -3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी चेक करने के लिए भैया। Z1 माइनस Z2 की वैल्यू, Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन होगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, और इनका जो एडिशन होगा वो इनके डिफरेंस से तो बड़ा ही होगा ना, एडिशन तो बड़ा ही होगा डिफरेंस से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से आर्ग्यूमेंट इधर थीटा है। कुछ एग्जांपल से, एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। देखो जेड की वैल्यू एक्स प्लस में, ए प्लस में आयोटा भी है इधर, एक्स की नहीं है। जब ए बी पॉइंट होगा, ए बी पॉइंट कहाँ पर होगा? थीटा एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर, अल्फा एंगल पर बोल रहे हैं अपन, यहाँ पर ए बी पॉइंट हो सकता है। तो इसका जो थीटा की वैल्यू अल्फा होगी, तो अल्फा की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स निकालें, यानी बी वाई ए से। जैसे कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं, ये आप ट्राई कर लेना। कौन सा वाला मेरे भाई? ये वाला आप ट्राई करिएगा खुद, अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई दूर छोड़ भी सकते हैं आप इसको। देखो भैया ये वाला देखो, -a प्लस में आयोटा भी अपन को दे रखा है, तो -ab कहाँ पर होगा? इधर होगा ना, सेकेंड आर क्वाड्रेंट के अंदर होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई यहाँ से अपन एंगल क्या हो गया? यहाँ से तो पाई माइनस अल्फा हो गया ना, यहाँ से अल्फा हो गया, तो अपन कौन सा निकालना है? अपन को तो अल्फा निकालना है। थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा हुई कि नहीं? तो ये अल्फा की जो वैल्यू होगी टेन इनवर्स, ये वाला कौन सा होगा? नहीं ये तो दूसरा सवाल कर रखा है इसने। हाँ ये वाला एग्जाम्पल भी ले रखा है ना,
-2/2 रख दिया इसके अंदर, tan इनवर्स 1 आ गया, यानी कि tan इनवर्स 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में -1 है, तो पाई प्लस में पाई/4 आपको पता है लगाएंगे। और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये वाला भी आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल वही सेम मेथड है इसमें, कोई दो, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई प्रतिवेश की। प्रतिवेश क्या होता है, नूब, जिसको नूब बोलते हैं आप। तो मेरे भाई इधर एक काल्पनिक अक्ष वास्तविक अक्ष होगा, जहां पर कोई पॉइंट होगा, इसी को एरिया को अपन प्रतिवेश कहते हैं, ठीक है। अब यहां तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं ना, यहाँ पर जेड नोट रखा हुआ है, यहाँ पर जेड रखा हुआ है, यहाँ से जेड की वैल्यू एक्स प्लस में आयोटा वाई हो गई, यानी एक्स कोमा वाई इसके पॉइंट हो गई, ठीक है, बस कुछ भी नहीं है। देखो इधर देखो, माना जेड है एक्स प्लस में आयोटा वाई एक सम्मिश्र चरफलन है, तब सम्मिश्र चरफलन में प्रत्येक डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। क्या जेड माइनस जेड नोट की जो वैल्यू है वो कम होगी भैया डेल्टा से, और डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से तो बड़ी होगी और डेल्टा से कम होगी, इनका जो मॉडुलस होगा जेड माइनस जेड नोट का। रेडियस अगर आर रखी हो अपन ने, तो जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के अंदर ही बिलोंग करेगी। कैसे भैया 0 से 2 पाई के अंदर, भाई ऊपर वाला इधर है, कोई इधर होगा तो इधर से शॉर्ट पड़ेगा कि नहीं, तो ठीक है इस तरह से हो जाएगा वो। देखो भैया सीमा देखो इसकी, माना एफ जेड कोई सम्मिश्र चरफलन है, तब कोई किसी सम्मिश्र बिंदु जेड नोट के प्रतिवेश में परिभाषित एफ जेड के लिए जेड से जेड नोट की ओर किसी मार्ग से अग्रसर होने पर विद्यमान हो, और अर्थात अपन इसको देख सकते हैं। देखो लिमिट एफ जेड है, जेड से जेड नोट की तरफ लिमिट जा रही है, जेड से जेड नोट की तरफ लिमिट अगर जा रही है, तो जो एल होगा फाइनाइट वैल्यू अपन को देगा। लिमिट है अगर जेड से जेड नोट की तरफ है, एफ जेड प्लस में जी जेड को एडिशन करेंगे तो एफ जेड के अलग लिमिट लगा सकते हैं, और दोनों को लिमिट्स अलग अलग ले जाएगी। अगर भाई डिवाइड में है तो भैया अपन इस लिमिट को दोनों तरफ अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस में मोस्टली अपन कर सकते हैं। इसका एक थर्ड भाग है वो ये रहा, ठीक है। लिमिट जेड डॉट में अगर दे रखा हो तो आप डॉट में भी, डॉट बोल दो मल्टीप्लाई में भी इसको अलग अलग लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, बस और कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अवकलनीयता, भाई डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है भैया, डिफरेंशिएबल करना है, एफ डैश एक्स निकालना है भैया। लिमिट निकाल लिया, डेल्टा जेड 0 की तरफ हो तो एफ ऑफ डेल्टा जेड हो गया माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। ये फाइनाइट वैल्यू देगा अपन को, कहां पर, किसी एक निश्चित मान पर ही देगा ना। चलो मेरे भाई, परिमित रूप से विद्यमान और अद्वितीय होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ जेड नोट है, 0 की तरफ जा रहा है, किसी मार्ग से अग्रसर हो सकता है। एफ जेड के अवकलन को एफ डैश जेड से निरूपित करते हैं भैया। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब आपके सवाल जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आ चुका है मेरे भाई। सभी रफ कॉपी लेकर के अपना इसको बिना देखे एक बार सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। इधर मैं आपको बताएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि जेड की पावर एन एक सर्वत्र अवकलनीय फलन है जहां एन कोई पूर्णांक है। तो मेरे पास क्या दिया गया, एफ जेड की वैल्यू जेड की पावर एन हो गई, एन इंटीजर हो गया। कहाँ भाई इंटीजर, ये रखा पूर्णांक है, ठीक है। अब मेरे भाई अवकलनीयता की परिभाषा से अपन देखेंगे। अवकलनीयता की परिभाषा क्या कहती है, एफ डैश जेड निकालेंगे। लिमिट डेल्टा जेड की वैल्यू है वो 0 की तरफ जाएगी। एफ ऑफ, ये तो भैया अपना क्या था मेरे भाई, अवकलनीयता की डेफिनेशन तो यही थी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो लिमिट जेड नोट की वैल्यू 0 की तरफ स्टैंडिंग हो रही है, जेड प्लस जेड नोट की पावर एन हो गया माइनस जेड की पावर एन हो गया डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड हो गया। अब देखो भैया इसमें यूज होगा, इसको इसमें क्या यूज होगा, कौन से वाले में, इस वाले में ये वाला यूज होगा, ठीक है मेरे में। देखो भैया अगर अपन को a प्लस बी की पावर n दी गई है तो भैया इसमें बिल्कुल सिंपल है यार। ये तो भैया NC1 आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n हो, तो इसको फॉर्म में खोल सकते हैं, इस फॉर्म में खुल जाएगा नहीं,
तो एन सी जीरो ए की पावर एन हो गया, बी की पावर जीरो प्लस में एन सी वन हो जाएगा, एन सी वन हो जाएगा, फिर एन सी टू, फिर एन सी थ्री, फिर से एन सी एन भी हो जाएगा, यहाँ पर एन सी एन आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ए की पावर को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, ए की पावर एन माइनस वन हो गया, फिर एन माइनस टू हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब बी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाते जाएंगे, बी की पावर जीरो इधर थी, इसको वन कर देंगे, इसको टू कर देंगे, थ्री, एन तक चला जाएगा, बी की पावर एन लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब भैया इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट भी करना है मेरे भाई। चलो इसको एक बार सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करके देखते हैं इसको। देखो ए की पावर एन बचेगा, क्योंकि बी की पावर जीरो तो वन हो गया, एन सी जीरो वन होता है, ए की पावर एन इधर बचेगा, एन सी वन कितना हो गया, एन हो गया, फिर ए की पावर एन माइनस वन बी हो गया, फिर ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एन माइन कोष्टक एन माइनस वन, ए की पावर हो गया, बी की पावर हो गया, डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल आ जाएगा कि नहीं मेरे भाई। इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, एन तक चलता जाएगा, इन्फिनिटी मान लो उसको। एफ डैश जेड से, अब अपन को तो भैया एफ डैश जेड से मतलब है, कुछ भी नहीं करना है, उस सेम टू सेम वैल्यू एक ए बी की जगह जेड और डेल्टा जेड इसके अंदर पुट कर देना, जेड और डेल्टा जेड इसके अंदर पुट कर देना मेरे भाई, इसके अंदर सेम टू सेम लिखा है, बस कोई फर्क नहीं, माइनस जेड की पावर एन लिखा है, डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड अपन ने लिख दिया है। ये जो आपने लिखा है इसके अंदर सेम टू सेम ए प्लस बी की पावर एन में ए और बी का जेड और डेल्टा जेड से रिप्लेसमेंट कर दिया है बस। आगे देखते हैं एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा जेड की वैल्यू जीरो, एन जेड की पावर एन माइनस वन, एन कोष्टक एन माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस टू, डेल्टा जेड हो गया, डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। क्यों भैया ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ऊपर देखो, आप इधर देखो, एक मिनट इधर देखो भैया, जेड से जेड वाला कटेगा कि नहीं, इस वाले जेड से ये वाला जेड कट गया, तो सभी में डेल्टा जेड है क्या, तो डेल्टा जेड कॉमन लेके काट दिया गया, तो इधर क्या बच गया, इधर ये बच गया क्या, और इधर भी ये बच गया क्या। अपन को लिमिट डेल्टा जेड को जीरो करना है, डेल्टा जेड इधर आ रहा है तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, पूरे जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो ये वाला बचेगा मेरे भाई, ठीक है। तो भैया एफ डैश जेड की वैल्यू ये आ गई, और ये फाइनाइट वैल्यू है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन आपको नंबर अच्छे एग्जामिनर को एक अच्छा दिखाने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, एफ जेड जीरो की ओर किसी भी मार्ग में अग्रसर होने पर एफ डैश जेड का मान एक परिमित यानी फाइनाइट अपन को वैल्यू प्राप्त हो रही है, अतः एफ डैश जेड जेड की पावर में एक सर्वत्र फलन है, सर्वत्र फलन हो गया मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि एफ जेड जेड के स्क्वायर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर एक सर्वत्र सतत फलन है, जबकि इसकी अवकलनीयता का अस्तित्व सिर्फ मूल बिंदु पर ही विद्यमान है। इनकी एफ डैश की वैल्यू अपने पास दे रखी है कि नहीं, तो लिखेंगे दिया गया फलन क्या है भैया, एफ ये वाला है, तो इसका मोड ऑफ जेड की वैल्यू अपन को क्या है, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा वाई होता है कि नहीं, ये अपन को पता है। तो देखो इधर से आगे देखो भैया, मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग अंडर रूट हट जाएगा, समीकरण नंबर एक मोल, एक नंबर समीकरण हो गया इसके में। देखो समीकरण वन चर एक्स और वाई में एक बहुपद को निरूपित करता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है, जहां पर मोड ऑफ जेड स्क्वायर एक सर्वत्र सतत फलन है। अवकलनीयता के लिए अपन को पता है, अवकलनीयता में अपन ने सेम टू सेम समीकरण उठाई, अपन ने सब सेम अब सेम टू सेम समीकरण में एफ जेड की वैल्यू मोड ऑफ जेड स्क्वायर अपन को पुट करना पड़ेगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर पुट कर देते हैं। देखो इसके अंदर जेड प्लस में डेल्टा जेड का स्क्वायरिंग हो गया, यानी कि इसका स्क्वायरिंग मोड का स्क्वायरिंग हो गया, प्लस में डेल्टा जेड एफ जेड का वैल्यू डेल्टा जेड हो गया, और ये एफ जेड प्लस में डेल्टा जेड की वैल्यू ये होगी डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड हो गया। अब अपन को पता है कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू भी ये भी जेड बार के बराबर होगी, ये तो जेड हो गया, ये जेड बार हो गया, इधर भी ये जेड हो गया और ये जेड बार हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड हो गया, ठीक है। अब लिमिट
डेल्टा जेड है जीरो की तरफ टेंडिंग कर रहा है, यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। इधर देखो ये वाला यूज करते हैं भैया, ये वाला यूज करते हैं। Z1 प्लस माइनस का Z2 हो गया, Z1 प्लस माइनस का Z2, अलग अलग बार को कर सकते हैं अपन। तो देखो इसका a प्लस बी माइनस भी लगा सकते हैं क्या इसके अंदर, a प्लस बी माइनस भी लगा दो इसके अंदर, इस वाले के अंदर a प्लस बी माइनस भी लगा दो मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, तो देखो भैया जेड जेड बार हो जाएगा, जेड जेड बार हो जाएगा। देखो ये प्लस भी लगा देता हूँ, जेड की वैल्यू जेड से करेंगे तो जेड बार आएगा कि नहीं, इसकी वैल्यू अब इससे करेंगे डेल्टा जेड से ये आएगा कि नहीं, फिर इसकी वैल्यू इससे करेंगे आएगा कि नहीं, इसकी वैल्यू इससे करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, और इसको एज इट इज आएगा कि नहीं। ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड एज इट इज आएगा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो लिमिट लगाएंगे एज इट इज आएगा, जेड और डेल्टा जेड जो कट रहा है उसको काट दो मेरे भाई, उसमें क्या है। जेड से जेड बार कटेगा कि नहीं, कटे ना, कटा गया तो बच्चा जो लिखा कि नहीं, तीनों लिखे कि नहीं, डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, कुछ भी नहीं करना, आगे चलो मेरे भाई। तो देखो भैया एफ डैश निकाल रहे हैं, जेड डेल्टा जेड को तीनों के नीचे अलग अलग कर दो। देखो इधर डेल्टा जेड से भैया अलग अलग कर देंगे तो ये वाला डेल्टा जेड है अलग अलग कर रहा है, तो ये वाले से ये वाला कट जाएगा, ये वाले से वाला कट जाएगा, लेकिन ये वाला तो बचेगा कि नहीं। तो मेरे भाई इधर देखो आप कट पिट के भैया जेड जेड बार ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, ये बच जाएगा कट पिट की। ठीक है, अब अपन इसको मान सकते हैं क्या, डेल्टा जेड है जीरो की ओर वास्तविक अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो रहा है। तो डेल्टा जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा आई वाई के आयोटा हो जाएगा ना, तो डेल्टा जेड का बार कॉन्जुगेट ही हो जाएगा। तो भैया इसमें रियल पार्ट की तरफ मान रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, इसमें नेगेटिव वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो मेरे भाई एफ डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट हो गई एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ चली जाएगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तो क्या है, जीरो हो जाएगा। डेल्टा एक्स ये भी जीरो की तरफ जा रही है, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर जेड और प्लस में जेड बार बच गया। ये समीकरण नंबर अपन 2 बोल सकते हैं इसको। चलो मेरे भाई आगे चलते, अगर अपन मान लेते हैं कि डेल्टा जेड काल्पनिक नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में कोई +2 -2 से नहीं नेगेटिव बोले तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ कोई ट्रेंडिंग हो रही है, तो ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो मेरे भाई इधर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। डेल्टा एक्स डेल्टा जेड की वैल्यू अपन ये मान सकते हैं, बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अगर अपन काल्पनिक मान रहे तो नेगेटिव वाला आयोटा वाला रह जाएगा इसके अंदर, इसको भी इसके अंदर पुट कर देंगे, इसकी लिमिट लगा लेंगे, आयोटा आयोटा वाला ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस जेड, इधर माइनस तो बाहर आ जाएगा, जेड बार बचेगा एक, ये बचेगा, क्योंकि ये तो भैया वाई है जीरो की तरफ जा रहा है, ये तो वाई कट गए ना। तो मेरे भाई समीकरण नंबर 3 आपके पास आ गई है। समीकरण 2 और 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 को देखो 3 को देखो, दोनों बराबर होनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी में दोनों बराबर होती है, बराबर नहीं करते हैं क्या अपन, नहीं LHL और RHL को बराबर करते हैं, सेम उसी प्रकार से बराबर कर देंगे। तो जेड की वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो जेड की वैल्यू अगर आ रही है तो मेरे भाई एक्स प्लस में आयोटा वाई की वैल्यू जीरो होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो भैया जीरो अगर जेड की वैल्यू जीरो होगी तो ये जेड स्क्वायर मोड ऑफ जेड स्क्वायर के अवकलन का अस्तित्व हो जाएगा। अब बात करते एक प्रमेय की, एक प्रमेय देखते अपन ब्रो। परिमित फलन अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। माना एफ जेड कोई सम्मिश्र फलन है, जेड कोई सम्मिश्र बिंदु है, यहाँ पर जेड कोई सम्मिश्र बिंदु है, तो मेरे भाई एफ जेड की वैल्यू माइनस का एफ जेड नोट हो जाएगा। ठीक है, एफ जेड नोट हो गया। अब भैया इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम से कर सकते हैं। जैसे अपन सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जेड माइनस का इस ये वाला देखो, ये वाला एज इट इज कट जाएगा, वैसे तो अपन ने मल्टीप्लाई किया है अपन समीकरण को लाने के लिए। अब दोनों ओर सीमा लेने पर, सीमा ले लेते हैं। ठीक है, जेड
लिमिट हो गया जेड माइनस जेड नोट हो गया, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट हो गया। सीमा बोलो तो लिमिट लगा रहे हैं भैया, जेड नोट जेड है, जेड नोट की तरफ जा रहा है बस, और क्या है इसमें। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। लिमिट हो गया एफ जेड की वैल्यू हो गई, लिमिट हो गया एफ जेड नोट की वैल्यू हो गई, इधर भी लिमिट लग जाएगी इसके अंदर, इधर भी इसके अंदर लिमिट लग जाएगी, इधर जेड है जेड नोट की तरफ, जीरो की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लेंगे सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम आ रहा है, कोई लिमिट है जेड की वैल्यू जेड नोट की तरफ जा रही है, इधर जेड की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, लिमिट ही उधर जा रही है तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। जब जीरो आ जाएगी तो एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो जेड और जेड नोट पर ये फलन क्या हो जाएगा, फंक्शन सतत हो जाएगा, और इसका विलोम सत्य हो कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही समझ में नहीं है तो एग्जांपल से देख लो भैया। एफ जेड की वैल्यू जेड मोड ऑफ जेड स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सतत फलन है, जबकि अवकलज मूल बिंदु पर विद्यमान है। अब बात करते हैं विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन क्या होता है, सम्मिश्र चर फलन एफ जेड है, क्षेत्र डी पर परिभाषित एक अवकलनीय फलन हो तो एफ जेड डी पर एक विश्लेषणिक फलन कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन आपके पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, विश्लेषिक फलन नहीं है क्योंकि इसका अवकलज केवल मूल बिंदु पर ही विद्यमान, अभी अपने सोलो किया था। जेड की पावर देंगे विश्लेषणिक फलन एफ जेड है 1/1 जेड माइनस वन, जहाँ जेड की वैल्यू के 1 नहीं हो सकती, 1 होगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा मेरे भाई। ये नोट इंपोर्टेंट नोट है, विश्लेषिक नहीं होता है एफ जेड का, विचित्र बिंदु ठीक है कहलाता है। ठीक है, एफ जेड के विश्लेषिक फलन होने के लिए जो प्रमेय 2 देखो आप, प्रमेय 2 देखो भैया, एफ जेड है 4x, वाई प्लस में आयोटा वी एक्स, वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है, उस प्रांत में यूवी कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट कीजिए। तो अपन लिख सकते हैं कि इनका डिफरेंशिएशन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा यू वी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होगा, जो नेगेटिव के बराबर होगा, काल्पनिक होगा है ना, आयोटा के साथ काल्पनिक। इसका प्रूफ देखो भैया, एफ जेड है प्रांत डी में विश्लेषक फलन है, एफ जेड है डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, अर्थात एफ डैश जेड है वो लिमिट होगा एफ ऑफ जेड प्लस में डेल्टा जेड माइन एफ जेड हो गया डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड हो गया, जहाँ एफ जेड की वैल्यू अपने पास इतनी दे रखी है मेरे भाई। पहली स्थिति क्या बढ़ सकती है कि डेल्टा जेड की वैल्यू जीरो की तरफ हो, वास्तविक अक्ष के अनुदिश हो, तो मेरे भाई डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा वाई बड़ा जीरो हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू लिमिट लगाएंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो, यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स वाई हो गया, प्लस में आयोटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कोमा वाई हो गया, माइनस कर देंगे यू एक्स वाई हो गया, माइनस का आयोटा वी डेल्टा एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स कर देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, इस कॉमन ले लेंगे अपन, अलग अलग कर देते हैं इनको, डेल्टा एक्स को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग जैसे ही कर देंगे तो भैया मेरे भाई क्या आ जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वी सेम आ जाएगा, वो समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ ट्रेंडिंग है तो फंक्शन ये बनेगा ही ना, फंक्शन ये बनेगा तो दूसरी देखो सेकंड स्थिति क्या हो जाएगा, काल्पनिक अक्ष की तरफ जाएगा, काल्पनिक अक्ष की तरफ जाएगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वाई की वैल्यू डेल्टा जेड की वैल्यू आयोटा वाई हो जाएगी। सेम टू सेम कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम लिखना है इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, जैसा पुट पिछली में स्थिति फर्स्ट में किया था, पुट किया वैल्यू, डेल्टा एक्स को जीरो किया, डेल्टा एक्स को जैसे ही जीरो किया तो मेरे भाई क्या आएगा अपने पास, ये वाला निकल के आ जाएगा अपने पास, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई हो गया, माइनस आयोटा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स वाई के बराबर हो गया, समीकरण 2 आ गई भैया। अब भाई क्या होगा, एफ जेड है, एफ जेड क्या होगा, अवकलनीय होने के लिए इसके अवकलन का जो मान किसी भी पथ से ज्ञात करने के बराबर होना चाहिए, समीकरण और 1 और 2 से क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि LHL RHL जो स्थिति फर्स्ट सेकंड की है दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो भैया काल्पनिक और वास्तविक भागों की इसकी तुलना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जैसे एफ जेड की वैल्यू आयोटा रूट वाई है तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या, डब्ल्यू के टी डब्ल्यू होल नंबर हो, ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस में आयोटा भी मान लो, यू की वैल्यू जीरो होगी, वी की वैल्यू ये इतनी होगी, तो इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे मेरे भाई, जीरो ही आएगा, जीरो आएगा तो क्या हो गया मेरे भाई, वाई के सापेक्ष कर लेंगे, एक्स के सापेक्ष तो जीरो है, वाई के सापेक्ष जितना आ जाएगा, चूंकि दोनों बराबर नहीं आ रहे तो विश्लेषिक फलन नहीं है मेरे भाई, शॉर्ट रिवीजन हो रहा है मेरे भाई। एफ जेड की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, एफ जेड की वैल्यू जेड की पावर 6 है, इसको सोल्व किया,
जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, सोल्व किया तो ये आ जाएगा। आप सोल्व कर सकते हैं, इसको पूरे को भी सोल्व कर सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल बेसिक आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको कमेंट में पिन कर दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट तो आप कर ही लोगे, इसमें मैं क्या बताऊं, ठीक है मेरे भाई। दोनों जो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं वो बराबर नहीं आ रहे हैं, एलएचएल ना आर एच एल बराबर आ रहा है, तो भैया विश्लेषक फलन नहीं होगा। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ जेड की वैल्यू इतनी है, मूल बिंदु पर कौशी रीमान को संतुष्ट करता है जबकि इस बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। तो एफ जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई दे रखा है, तो कौशी रीमान पर में लगाएंगे तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई हो गया, माइनस का हो जाएगा डेल्टा यू वी अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स से, तो भैया यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स कोमा वाई, वही पहले वाला सेम टू सेम चिपकाएंगे इधर, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस का यू एक्स वाई हो जाएगा, एक्स माइनस डेल्टा एक्स नोट हो जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू इस तरह पुट कर दी है भाई, कुछ नहीं किया। लिमिट एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, यू एक्स कोमा जीरो, यू एक्स कोमा जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट आ जाएगा, 0 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 0 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो भैया वाई के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, वाई के सापेक्ष कर देंगे, तो वाई को चेंज कर लेंगे, वाई को इधर चेंज कर दिया, तो वाई की वैल्यू इतने, इसमें भी सेम टू सेम होगा, 0 ये आ जाएगा। तो 0 दोनों तरफ क्या आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दोनों इधर भी 0 आ रहा है, तो इसको संतुष्ट कर देंगे जी, दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना, तो संतुष्ट कर देंगे ना। चलो एफ जेड का मूल बिंदु पर अवकलन एफ डैश जेड, लिमिट डेल्टा जेड की वैल्यू इतनी है, तो मेरे भाई जेड डेल्टा जेड तो यही होगा, तो जेड की वैल्यू जेड की तरफ, जेड नोट की तरफ चली जाएगी, तो लिमिट लगा देंगे मेरे भाई, लिमिट लगा देंगे तो भैया जेड प्लस में जेड माइनस जेड नोट होगी, माइनस का एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नोट होगी, तो लिमिट को सोल्व कर लेंगे मेरे भाई। लिमिट को सोल्व करना, कोई एफ जीरो की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, एफ जेड हो गया, एफ जेड अपन को ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो एक्स प्लस में आइटा वाई लगा लेंगे, जैसे वाई बराबर एम एन मान लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ वाई की वैल्यू क्या मान लिया, एम एक्स मान लिया, तो इस एम एक्स इस तरह पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया, तो मेरे भाई ये लो ये आ जाएगा, अपना पुट करते ही आ जाएगा। तो भैया इसका जो मान एम पर निर्भर करता है, अद्वितीय नहीं है, अवकलनीय अद्वितीय नहीं है, इसलिए विश्लेषक नहीं होगा मेरे भाई। बात करते हैं कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, इंपोर्टेंट हो सकता है मेरे भाई, ये वाला इंपोर्टेंट हो सकता है, ध्यान से पढ़ लें। चलो मेरे भाई क्या जानते हैं अपन, ये एक्स और वाई की वैल्यू अपन ने पहले ही देखी थी, आर स्क्वायर भी देख लिया था, टेन थीटा भी देख लिया था, कहाँ से कैसे आया। तो इसको सोल्व करने का मेरे भाई सबसे बढ़िया तरीका है, इसका डिफरेंशिएट ये है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू आर है, ये वाली आर है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं, तो इसका डिफरेंशिएट मारेंगे, डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष मार रहे हैं मेरे भाई, वाई के सापेक्ष मार रहे हैं, नहीं एक्स के सापेक्ष मारे तो वाई कांस्टेंट होगा, वाई कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा ना, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 कौन सी भाई, देख लो इधर, इसको 1 माना है, जो अपन ने पहले किया ना। चलो आगे चलते हैं भैया, टू इसी प्रकार से एक्स को वाई के सापेक्ष कर लो, तो सेम ये दूसरा जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, थीटा वाला लिखते हैं, इसमें भैया एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट आप देख सकते हैं इस तरह से जाएगा। अब भैया एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लिया तो ये आ गया, अब वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से अपन ने डिफरेंशिएट किया है, फिर से डिफरेंशिएट किया है, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, समीकरण चारों समीकरण अपने पास आ गए, 500 समीकरण, ठीक है। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, दोनों समीकरण आ गए अपने पास, इसको निकालेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा थीटा हो गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया मेरे भाई। इसी प्रकार से वाई वाला कर लेंगे, वाई वाला इधर पुट किएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, दोनों एक्स वाला पुट करेंगे तो ये आ गया, और वाई वाला यू के वी के अंदर ये आ गया। अब देखो इन सभी समीकरणों का मान अपन रखेंगे तो यू वाले में रखेंगे एक्स के सापेक्ष, यू का डिफरेंशिएट वाई के सापेक्ष,
v का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष, सारे मान आप पुट करेंगे तो कोसी रीमान परमीन देखो भैया, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x की वैल्यू इसके बराबर होगी और डेल्टा u अपॉन डेल्टा y की वैल्यू डेल्टा v अपॉन डेल्टा x के बराबर होगी। तो यहाँ से डेल्टा u अपॉन डेल्टा x से बराबर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा y की। x अपॉन r है डेल्टा u अपॉन डेल्टा r माइनस का साइन थीटा अपॉन r, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट किया है, वैल्यू पुट किया है तो समीकरण नाम दे दिया। इसी में भी v वाली x के सापेक्ष वाली इसमें वैल्यू पुट कर दिया है। समीकरण एक की x कोस थीटा हो गया, समीकरण b को अपन साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम टू सेम आप देख सकते हैं इसी तरह से आएगा, इस तरह से आएगा तो मेरे भाई अंत में अपन को प्राप्त हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर, ये होगा 1 अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से समीकरण ए को अपन साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा से बी को करेंगे, डिफरेंशिएट ले लेंगे, डिफरेंशिएट लेने के बाद में अपने पास ये बड़ा रिजल्ट आ जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन आर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया मेरे भाई।